हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 4 भारतीय संघीय प्रणाली। तो इससे पहले के जिसने भी चैप्टर नहीं देखे हैं वो क्या करेगा, पहले की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है। परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्ति का विभाजन होता है। यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हों और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हों, ना कि एक दूसरे के अधीन हों। ठीक है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता, यानी कि साथ साथ कार्य करना और पूर्णतः स्वतंत्र होना। संघीय संविधान के आवश्यक तत्व। एक संघीय संविधान में सामान्यतया निम्नलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। पहला क्या है? शक्तियों का विभाजन। जितनी भी शक्तियाँ वगैरह होती हैं उनका विभाजन। कानून वगैरह का। संविधान ही सर्वोच्च है, लिखित संविधान है। संविधान की कठोरता। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये सब क्या है? संविधान के आवश्यक तत्व हैं। शक्तियों का विभाजन। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय संविधान का एक आवश्यक तत्व है। केंद्र और प्रांतों की सरकार होती हैं अपनी अपनी। यह विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करती। संघीय शासन में राज्य की शक्तियों का अनेक सहयोगी संस्थाओं में विकेंद्रीकरण होता है। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है जो उनकी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सरकार के सभी अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उनके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है जिनके भीतर वे कार्य करते हैं। सभी संस्थाएं संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। लिखित संविधान। संघीय संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा होती है जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती हैं। इन शर्तों का लिखित होना आवश्यक होता है, अन्यथा संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रखना असंभव हो जाएगा। संविधान की कठोरता। किसी भी देश का संविधान एक ऐसी स्थायी दस्तावेज होता है, यह देश की सर्वोच्च विधि कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का कठिन होना आवश्यक होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकें जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन में संविधान के उपबंधों के निर्वाचन के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार न्यायपालिका को ही प्राप्त है। न्यायपालिका सरकार के तीसरे अंग के रूप में पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में अपने कार्यों का संपादन करती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित रखने का कार्य न्यायपालिका के ऊपर ही रहता है। न्यायपालिका द्वारा किया गया संविधान का निर्वाचन सभी प्राधिकारियों पर आधार होता है। संघीय संविधान के सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। यह दोहरी राज्य पद्धति की स्थापना करता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है और एक दूसरे की सहयोगी भी है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसके बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता? राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान के निर्वाचन और उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है, परंतु कुछ संविधान वेत्ताओं ने इन पर आपत्ति प्रकट की है और उनका कहना है कि भारतीय संविधान सही रूप में एक संघीय संविधान नहीं है। प्रोफेसर हिलर्ड के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। किसके अनुसार? प्रोफेसर हिलर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। अर्ध संघीय संविधान ये किसने कहा है? प्रोफेसर हिलर ने। भारतीय संघ के एकात्मक लक्षण। साधारणतया संघीय शासन व्यवस्था में इकाइयों का अपना एक अलग अस्तित्व होता है तथा उनका अपना एक अलग संविधान भी होता है।
जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन कर सकते हैं, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संसद को साधारण कानून द्वारा न केवल किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, वरन वह उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वह भी संघ की ओर अधिक झुका हुआ है। भारत में समवर्ती सूची से संबंध विषयों में केंद्र को वरीयता प्राप्त है। साधारणतया संघ राज्यों में अवशिष्ट विषय राज्यों के अधीन होते हैं, किंतु भारत में यह संघ सरकार के अधीन है। राज्य सूची में संबंधित विषयों में भी संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि संसद का उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि यह राष्ट्रीय हित में उचित होगा कि संसद उक्त विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। उक्त कानून प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि तक लागू होगा, किंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यदि राज्यसभा उपयुक्त पद्धति द्वारा पुनः प्रस्ताव पारित करे तो इस अवधि को पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर इस अवधि को बार बार बढ़ा सकती है, किंतु एक बार में यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इतना ही नहीं, राज्यपाल राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी भी कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। क्या मतलब है? राज्यपाल राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर, जो राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को राष्ट्रपति को विचार करने के लिए सुरक्षित रख सकता है। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत यानी कि पद के बाद ही पद पर बने रहते हैं। जब कभी राज्यपाल स्वविवेक संबंधी अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संघीय सरकार को कुछ विषयों में राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। जिन विषयों में यह निर्देश दिए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं: संसद द्वारा निर्मित विधि का पालन करना अथवा संघीय कार्यपालिका शक्ति के उपयोग के विरुद्ध आचरण न करना। ऐसे निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं। संविधान के द्वारा वित्तीय साधनों को इस प्रकार वितरण किया गया है कि राज्य सरकारों को सदैव अनुदान के लिए संघ सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है? संघ सरकार पर। साधारणतया संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता, संघीय नागरिकता तथा राज्य की नागरिकता की व्यवस्था होती है, किंतु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। साधारणतया संघ राज्यों में दोहरे न्यायालय होते हैं। संघीय न्यायालय राज्य के न्यायालयों से भिन्न होते हैं। राज्यों के अपने उच्चतम न्यायालय होते हैं जिनके निर्णयों के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं हो सकती, किंतु भारत में इकहरी न्याय व्यवस्था है। यहाँ का उच्चतम न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, जिसे राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होते हैं। साधारणतया संघ तथा राज्यों की सरकारी सेवाओं में पृथक्करण होता है। किसमें? संघ और राज्यों की सरकारी सेवाओं में पृथक्करण होता है। संघ की अपनी सेवाएं होती हैं तथा राज्यों की अपनी सेवाएं होती हैं, किंतु भारतवर्ष में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। आपातकाल में देश का संपूर्ण शासन केंद्र में निहित हो जाता है तथा संसद पूरे देश के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। राज्यों को केंद्र के निर्देशानुसार अपना प्रशासन चलाना होता है। इन उपबंधों के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान एकात्मक रूप से धारण कर लेता है। उपयुक्त परिस्थितियों में राज्य की शक्तियों में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाना हमारे संविधान का सामान्य लक्षण नहीं है। वे अपवाद स्वरूप हैं। अपवाद हैं जिनका प्रयोग केवल उन्हीं विषय अवसरों पर किया जाता है जब विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान ना तो विशुद्ध रूप से परिसंघीय ही है और ना ही विशुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियाँ। संविधान के कार्यकाल के विगत 60 वर्षों के दौरान भारतीय संघवाद में कई नवीन प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई हैं। आज़ादी के बाद 2 दशक तक केंद्र एवं राज्यों में लगभग एक ही दल की सरकारें थीं। ऐसी स्थिति में केंद्र मजबूत था
एवं राज्य केंद्र के अभिकरण मात्र थे। शक्ति का स्वरूप केंद्रोमुखी था। राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 का प्रयोग और आर्थिक विषयों पर केंद्र हावी रहता था। किस पर? आर्थिक विषय जितने भी होते थे उस पर केंद्र हावी रहता था। लेकिन 1967 में जब विभिन्न राज्यों में संविध सरकार का गठन हुआ तो स्थितियों में बदलाव आया और राज्य अपनी स्थिति के प्रति विशेष रूप से सजग हुए। यहीं से प्रतियोगी संघवाद की भावना पनपनी शुरू हुई। 1983 में गठित सरकारी आयोग की रिपोर्ट ने भी राज्यों की भावनाओं को उभरने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का कार्य किया। किसने? सरकारी आयोग ने। ये आगे पढ़ेंगे। विगत कुछ वर्षों में भारतीय संघवाद में जहां एक ओर कई पुरानी प्रवृत्तियां मजबूत हुई हैं, वहीं दूसरी ओर नई प्रवृत्तियां भी उभरी हैं। इन्हें निम्नवत देखा जा सकता है। संघीय सरकार में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। विगत वर्षों में क्षेत्रीय दलों के उभार में काफ़ी तेज आई है। राज्यों में तो यह सत्ताहीन ही केंद्र में भी महत्वपूर्ण साझेदारी निभा रही है। वैसे संवैधानिक उपबंध जो केंद्रोन्मुखी थे, अब उनमें लचीलापन आया है और राज्यों को भी महत्व दिया जाने लगा है। सरकारी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपालों की नियुक्ति में राज्यों की सलाह ली जाने लगी है। साथ ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। इसका बेहतर उदाहरण पिछले वर्षों में बिहार में केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 बार के असफल प्रयास में देखा जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ, जिसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य तथा राज्यों के मध्य विवादित मुद्दों को सुलझाना है। वित्तीय क्षेत्र में भी राज्यों की स्थिति पहले की तुलना में अधिक बेहतर होती जा रही है। अब योजनाओं के निर्माण में राज्यों भागीदारी को भी महत्व दिया जाने लगा है। आर्थिक रूप से राज्यों की आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है और इसके तहत राज्यों को स्वयं ऋण उगाही की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों को हस्तांतरित की जा रही हैं। अब राज्य अपने वित्तीय अधिकार के प्रति इस हद तक सजग हो गए हैं कि इनमें कोई भी कटौती होने पर वे लामबंदी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसका बेहतर उदाहरण 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राज्यों में उपजा असंतोष एवं उसकी अभिव्यक्ति है। पूर्व की तुलना में भारतीय संघवाद ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इसका बेहतर उदाहरण नित्य नए राज्यों की उठने वाली मांगें हैं। वस्तुतः यह परिसंघीय संबंधों का भी विस्तार है। निष्कर्ष क्या है? यह कहा जा सकता है कि हाल में उत्पन्न परिस्थितियों ने प्रतियोगी संघवाद की जगह सहकारी संघवाद की भावना को तेजी से आगे बढ़ाया है। और इसी के साथ ये अध्याय हो जाता है समाप्त। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में, जहाँ से असली संविधान शुरू होता है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तब तक क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट में बताना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, धन्यवाद।